हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सीटेट में जो एनसीईआरटी बेस्ड जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। मतलब इसमें से आपको ये बताना है कि स्लॉथ के विषय में कौन से बातें जो है वो सही हैं और कौन सी गलत। तो हमारा पहला ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोते हैं। तीसरा ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। चौथा प्रश्न है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो स्लॉथ जो है वो एक जानवर होता है जो कि 40 वर्ष जीता है और वो दिन के लगभग 17 घंटे किसी भी जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की वो मतलब बहुत मुश्किल से 40 सालों में वो मुश्किल से 4 या 5 पेड़ ही बदलता है, वरना उस पेड़ में जितनी पत्तियां होती है वो उसी को खा के और 17 घंटे सो के आराम से अपना जीवन व्यतीत कर देता है। मतलब बहुत ही आलसी किस्म का ये जानवर आप कह सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने के कारण है। मतलब सर्दियों में जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें कुछ गर्मी महसूस होती है, मतलब हम गर्म रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जो ऊन है वो उष्मारोधी होते हैं, ऐसा क्यों। तो हमारा पहला ऑप्शन है, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। दूसरा ऑप्शन है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी या ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। तीसरा ऑप्शन है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। क्या है कि ऊनी रेशे जो होते हैं वो उनमें कुछ हवा, जैसे ऊनी रेशों के आपस में बीच में क्या होता है कि हवा भर जाती है, तो जो हवा होती है वो उष्मा की वायु जो है वो उष्मारोधी होती है, वो क्या करती है उष्मा को आर पार नहीं जाने देती। मतलब आपके शरीर की जो गर्मी है वो उसमें बनाए रखती है और बाहर की जो ठंडी है उसको आपके शरीर के अंदर घुसने नहीं देती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 42.2 सेंटीमीटर जमीन है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम होगी। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो दोनों जो दूरियां हैं फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है जमीन पे, मतलब वास्तविकता मानचित्र पे क्या होता है कि इसमें आपको बता दिया जाता है कि इतने सेंटीमीटर को हम इतना मानेंगे, क्योंकि भाई आप बड़े किसी एरिया को मानचित्र पे दर्शा रहे हैं तो आपको छोटी छोटी यूनिट्स में उसको मानना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि हमने क्या मानना है, हमने माना है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 110 मीटर, 110 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 110 मीटर के। तो आपको क्या बताना है कि जो मानचित्र में है फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 14.2 सेंटीमीटर, यानी ये 14.2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो 110 तो ये क्या मीटर में कितना हो जाएगा, 14.2 गुणे 110, तो ये क्या हो गया हमारा मीटर में हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा,
1562। तो क्या है, ये मीटर में है, लेकिन हमें हमें जवाब किस में देना है, जमीन पर इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी होगी, लेकिन इसमें जो है वो हमको क्या हो गया, मीटर में जवाब देना है। तो ये क्या हो गया, तो मीटर में हमको जवाब देने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि एक सेंटीमीटर में 1000 मीटर होता है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.562। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। मतलब आपको बताना है कि कौन हमारे देश का जो मानचित्र है, इंडिया का जो मानचित्र है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ये 3 जोड़े जो है वो राज्य के कौन सा जो है वो अरब सागर की तरफ है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश का जो मानचित्र है वो किसे नीचे क्या है, प्रायद्वीपीय है। तो क्या है, इधर क्या है, ये अरब सागर है, यहाँ इधर क्या है, हिंद महासागर। तो जो इधर के राज्य होंगे वो किससे लगे होंगे, वो अरब सागर से लगे होंगे। तो हम देख लेंगे, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल इधर है, कर्नाटक है, यहाँ फिर तो गुजरात हुआ, फिर इधर है महाराष्ट्र। तो ये कौन सा एरिया है, ये है अरब सागर का। चलिए ये ऑप्शन सही है। सेकंड देखते हैं हम, केरल है इधर, कर्नाटक है इधर, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वो इधर यहाँ पे है। फिर उसके बाद है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और फिर ये महाराष्ट्र इधर है। फिर है महाराष्ट्र, केरल, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो इधर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः है। तो इस तरह का नाच कहाँ होता है, ये हमने जो ईवीएस की क्लास की है उसमें हमने बताया कि जो लोग वो लोग होते हैं असम के जो लोग मिजोरम के जो लोग होते हैं वो एक खास प्रकार का डांस करते हैं, जो बांस की डंडी की सहायता से करते हैं और घर भी बनाते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये होता है मिजोरम में, और इस डांस को क्या बोलते हैं, चेराओ डांस को बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, ये मिजोरम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, कौन है वो, विछेंद्री पाल। इसमें तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। मतलब होली और दीपावली के विषय में निम्न में से जो कथन दिए गए हैं कौन से सही है। पहला ऑप्शन है, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन है, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो क्या होता है कि जो दीपावली होती है वो अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन जो होली होती है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि लोग जो दीपावली को उसको अमावस का त्योहार भी बोलते हैं। तो क्या ये दीपावली जो है वो अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन जो होली है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको बताना है कि जो रेगिस्तानी ओक है उसके विषय में कौन सा ऑप्शन सही है। रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और उसके कई से फीचर्स आपको बताए गए हैं। तो देखते हैं हम ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बी है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तीसरा, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है।
तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। डी, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक जल तक ना पहुंच जाए। ई है, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो ये वृक्ष जो होता है वो सबसे पहले तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और फिर यह वृक्ष के लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई, ये सही है, ये उसमें बताया गया है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप लगा से ये जल निकाल लेते हैं, ये भी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि वो जल तक ना पहुंच जाए, तो ये भी सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं, इस वृक्ष की ज्यादा शाखाएं नहीं होती और बहुत ज्यादा घने इस पे पत्ते नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सी डी, ए सी डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? मतलब कि हमारे देश में ऐसे भी कई गांव हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो इस कारण जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा घर बनाते हैं जहाँ पे कि पानी से भाई बाढ़ आएगी, बह जाएंगे, तो वो ऐसा घर बनाते हैं जहाँ से उनको कोई दिक्कत ना हो। तो वो घर किस राज्य में बनाए जाते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है, तो हमारा पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो हमने एनसीईआरटी की जो हमारी पहली क्लास है उसमें ही पढ़ा था कि किस तरह के कहाँ पे घर पाए जाते हैं, किन किन राज्यों में। तो हमने उसमें पढ़ा था जो असम राज्य होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत बारिश होती है, तो इसलिए जो घर बनाए जाते हैं वो बहुत मतलब बांस के बनाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से रह सकें। जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बारिश होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो हमारे देश में कौन सा राज्य है जहाँ के लोग जो है वो टैपियोका खाना बहुत पसंद करते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल। तो वो कौन सा राज्य है? हमने अपनी क्लास में पढ़ा है, वो कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं लोग कि टैपियोका खाना पसंद करते हैं कि नारियल डली हुई चटनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? मतलब इसमें आपको बताना है कि जो मधुमक्खी पालन, हमने एक लड़की की सुनीता की कहानी पढ़ी थी जो कि मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले तो वो संघर्ष करती है, फिर वो टीचर बन जाती हैं, तो फिर वो उनके गांव में मधुमक्खी पालन का कार्य होता रहता है, तो वो फिर मधुमक्खी पालन का भी काम करती है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस महीने में मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना जो है वो बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग करने के लिए। तो उन्होंने क्या बताया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से सितंबर, तीसरा ऑप्शन है मार्च से जून, चौथा ऑप्शन है जनवरी से फरवरी। तो कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है वो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है, मतलब मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है पचा हुआ भोजन का रुद्रांत
उद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। मतलब जो पचा हुआ भोजन है वो हमारी जो पेट है उसकी भित्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन्हें जो हमारी वेन्स हैं, जो रुधिर है, उनके द्वारा हर जगह पहुंचा दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। मतलब जो अवशोषित हो जाता है फिर उसे विभिन्न भागों में पहुंचाना। तीसरा ऑप्शन है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। मतलब जो पचा लिया है हमने जो खाना, वो क्या करेंगे, वो जो जटिल पदार्थ है उनको बनाने में मदद करेंगे। या चौथा ऑप्शन है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता। मतलब स्वांगीकरण का ये अर्थ है कि जो भोजन का वह भाग है जो जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। मतलब कि वो फिर हमारे जो जिस रास्ते से बाहर निकालना है वहां पे भेज दिया जाता है। तो स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है कि जो भोजन है वो पच गया है, उसको हमारी जो भित्तियां हैं उन्होंने ऑब्जॉर्व कर लिया है और फिर वो हमारे रुधिर के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में उसका मतलब वो पोषण बन जाती है। फिर जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का चीनी है तो उसका ग्लूकोज में टूट जाते हैं, फिर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती हैं, फिर वो क्या होते हैं, वो हमारे पूरे शरीर में जो रुधिर होता है उसके द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक प्रयोग करके अपने खेतों को में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा, मतलब आपको ये बताना है कि कोई किसान है वो बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का से यूरिया, डाई, इन सब का प्रयोग कर रहा है और जो कीटनाशक जो भी पदार्थ आते हैं उनका बहुत प्रयोग कर रहा है अपने खेत में, और क्या कर रहा है, बार बार सिर्फ धान की फसल उगा रहा है, मतलब सिर्फ धान की रोपाई कर रहा है। तो आपके विचार से उसके खेत की जो मिट्टी है वो किस तरह की हो जाएगी? तो हमारा पहला ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी। तीसरा ऑप्शन है वर्ष में कई फसलों के अधिक उपयुक्त बनेगी। चौथा ऑप्शन है कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो जब हम बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और जो घर की जो केमिकल जो हम डालते रहते हैं बार बार अपने खेतों में, तो क्या होता है, इससे जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, जो उर्वरकता होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो और धीरे धीरे क्या होगा, फिर जो उस खेत की जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी। बाद में फिर आप बहुत ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो भी उसमें बहुत अच्छी फसल आपको मिलेगी नहीं। इसलिए अब ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी उस किसान के खेत की मिट्टी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।